भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी नामक महिला की तरफ से खुद पर लगाए जा रहे आरोपों पर खुलकर बात की। उन्होंने पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला आयोग को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चाहे सांसद की सदस्यता भले ही चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। एक कार्यक्रम में मंच से भाषण देते हुए कहा कि चंद्रशेखर की आवाज संसद में इन सब पर भारी पड़ गई। मुझे सदस्यता की चिंता नहीं है, कल की जाती है, आज चली जाए, लेकिन स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं होगा। किसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती है। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है इन सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, ये कहते हैं उसकी सदस्यता ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं। मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता, ना आज मरता ना कभी करता। कल की जाति आज चली जाए, आपने वोट से दी थी, आपकी दी हुई ताकत है, जीती चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। सीएम योगी के निर्देश पर पंखुड़ी का एडमिशन सरस्वती शिशु मंदिर में हो गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से जुड़ी बिटिया पंखुड़ी त्रिपाठी और उसके पिता राजीव त्रिपाठी ने सीएम योगी को इसके लिए धन्यवाद दिया है। आपको बता दें, गोरखपुर में 1 जुलाई को जनता दर्शन में पंखुड़ी ने सीएम योगी से मुलाकात की थी और कहा था कि वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन स्कूल की फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इसके बाद सीएम योगी ने उसकी मदद का भरोसा दिया था। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा एडमिशन हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सारे अधिकारियों का भी धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, किसके साथ आज स्कूल आई थी? मैं अपने फादर के साथ आई थी। अच्छा, कैसा रहा आज पहला दिन का क्लास आपने अटेंड किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। जनता दरबार में भी गई थी आप, जो क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा था और आज सफल हुआ, उन्होंने कहा था तुम्हारी फीस जल्द से जल्द माफ हो जाएगी और तुम आगे पढ़ोगी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और मैं आर्थिक तंगी की वजह से फरवरी से अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पा रहा था। मैं अपनी बच्ची को मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भेजा। योगी आदित्यनाथ जी की आभार कृपा हम परिवार के साथ पड़ी और उन्होंने बच्ची को पुनः स्कूल में दाखिला कराया। मैं सब परिवार उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ योगी जी। जनता दरबार में बच्ची गई थी, क्या कुछ हुआ? योगी जी ने क्या कुछ आश्वासन दिया था, आज पूरा हुआ क्या? योगी जी ने कहा था बच्ची तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत आदेशित किया कि इस बच्ची की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए और ऐसा ही हुआ। आज प्रिंसिपल रूम में डीआईएस के सारे अधिकारी उस बच्ची का एडमिशन यहाँ पे करा दिए। ये बच्ची माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में गई हुई थी, वहां से निर्देश मिला हुआ है। बच्ची यहीं पर पढ़ रही थी और फिर उसका नामांकन उसमें कक्षा उन्नति करके कक्षा 7 में वर्तमान में वो अध्ययनरत है। आज गार्जियन के साथ वो आई थी, कक्षा 7 में बैठ करके पढ़ रही हैं। और ऐसा कहीं नहीं है कि आर्थिक तंगी, आर्थिक अभाव के कारण किसी को संस्था से कहीं डिबार किया गया था, ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। बच्ची अनवरत अब यहाँ पर पढ़ती रहेगी जब तक वो चाहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में गुहार लगाने वाली पंखुड़ी त्रिपाठी का आज सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिशन हो गया है। बच्ची फिर से क्लास में जाकर बेहद खुश है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे अपने आप भरोसा जता रही है। सतराम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। लखनऊ में इसरो अध्यक्ष ने सीएम योगी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आवास पर डॉक्टर बी नारायणन और सीएम योगी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान इसरो अध्यक्ष ने सीएम योगी को ब्रह्मोस रेप्लिका भेंट की। तो तस्वीरें आपको देख रहे हैं किस तरह ये मुलाकात हुई। ब्रह्मोस की रेप्लिका भेंट की गई सीएम योगी आदित्यनाथ को। आपको बता दें कि ब्रह्मोस का जो प्रोडक्शन है वो यूपी में होता है और इसरो के अध्यक्ष की ये मुलाकात और ब्रह्मोस का एक रेप्लिका भेंट किया उन्होंने सीएम योगी को।
सुल्तानपुर के सिख समुदाय के लोगों ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया। आपको बता दें, योगी सरकार ने पंच तख्त यात्रा पर जाने वाले सिख श्रद्धालुओं को 10,000 रुपए का अनुदान देने का फैसला किया है और इस फैसले पर सुल्तानपुर के सिख समुदाय के लोगों ने खुशी जताई। सिख समुदाय के लोगों ने सीएम योगी का आभार जताया। संत जगजीत सिंह ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार इससे वंचित रह जाते थे। इस पैसे से इन गरीब परिवारों को काफी मदद मिलेगी। सरकार की ओर से सिख समुदाय के लिए 5 तख्त की यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो कि निःशुल्क होगी। 10,000 रुपये अनुदान की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। मैं अपने सिख समुदाय की ओर से उनके इस निर्णय का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे धार्मिक क्षेत्र में सरकार का जो योगदान है, उससे सिख समुदाय बहुत खुश है। आगरा में मुहर्रम के जुलूस में फलस्तीन का झंडा लहराया गया। फलस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो सामने आया और झंडा लहराने का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट भी किया गया है। इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने अब जांच शुरू की है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रयागराज से खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को राहत मिली है। हाईकोर्ट से केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली है। फर्जी डिग्री के आरोप में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने खारिज की रिवीजन पिटीशन और 23 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ शुरू हो चुकी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग ने चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आरक्षण व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगी और हर कैटेगरी में 33% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। जहां पंचायत चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारी में जुट गए हैं, वहीं सरकारी स्तर पर भी पंचायत चुनाव अप्रैल में कराने की तैयारी में विभागीय अफसर जुटे हुए हैं। 2011 के आरक्षण के हिसाब से ही अब पंचायतों में आरक्षण होगा और रोटेशन का जो नियम है वो लागू किया जाएगा। 33% महिलाओं को पूरी तरीके से पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा। पंचायत चुनाव में जिस पर सभी की नजरें सबसे ज्यादा रहती हैं, वो है आरक्षण व्यवस्था। पंचायती राज विभाग ने साल 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत आरक्षण की तैयारी की है। पंचायत चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। पिछले चुनाव में लागू रूल के मुताबिक आरक्षण की रोटेशन की व्यवस्था का भी पालन होगा। जिन ग्राम पंचायतों का परिसीमन होना है, उनमें सर्वे चल रहा है। परिसीमन का काम पूरा होने पर आरक्षण की व्यवस्था पर विचार होगा। जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में पहले तो कुछ गांव हमारे चले गए ये क्या नाम से नगर क्षेत्र में, तो अब वो गांव, कुछ गांव गए हैं, आधे गांव चले गए हैं, आधे गांव बचे हैं। पहले तो उनको ठीक किया जा रहा है। उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया में जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराया जाए। ग्राम पंचायत की जो सीट पिछली बार सामान्य, पिछड़ी, महिला या SC/ST के लिए आरक्षित रही, इस बार उसकी श्रेणी में बदलाव हो सकता है। पंचायत चुनाव के नजरिए से कुछ गांवों में बदलाव हुआ है। पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। एक बात साफ हो गई है कि पंचायत में जो आरक्षण की व्यवस्था रहेगी वो वर्ष 2011 के आरक्षण के हिसाब से रहेगी और रोटेशन का नियम लागू होगा। यही नहीं, जो सीटें पिछली बार आरक्षित थीं उनमें भी फेरबदल किया जाएगा, यानी कि पिछली बार की जो सीटें थीं उनमें बदलाव तय माना जा रहा है आरक्षण की व्यवस्था के तहत। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। भविष्य में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की तैयारी के बीच बीजेपी ने संगठन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका में होती हैं, पार्टी अब बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक योग्य महिला नेताओं की खोज में जुट गई है। भाजपा संगठन में महिला नेताओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। पहली बार मंडल से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को अहम जिम्मेदारियां देने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
खास बात यह है कि मंडल कार्यकारिणी में कई जगह पर पहली बार महामंत्री पद पर भी महिलाओं की तैनाती की गई है। अब जिला और प्रदेश स्तर पर भी महिला महामंत्रियों की नियुक्ति की तैयारी है। इसके लिए योग्य और सक्रिय महिलाओं की पहचान की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में मातृशक्ति के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं। हमने कितने दायित्व मातृ हमारे पदाधिकारी बनते हैं, प्रदेश स्तर पर बनेंगे, जिला स्तर पर बनेंगे, कार्यकारिणी में भी 33% बहनों का प्रावधान है, जिसको हम पूर्ण करें और वही हमारी टीम बनती है। अब महिलाएं किसी भी जो आगे तक बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बड़ी संख्या में मातृशक्ति इसकी दावेदारी होंगी। देखिए, जहां हमने जनप्रतिनिधित्व में मातृशक्ति को पर्याप्त स्थान दिया है, भारतीय जनता पार्टी की ही राज्य सरकार थी जहां मातृशक्ति को 50% हमने आरक्षण दिया है और वो त्रिस्तरीय पंचायतों में अभी भी लागू है। इसी तरह से हम संगठन में भी बहनों को, मातृशक्ति को पर्याप्त उनका प्रतिनिधित्व हो। आधी आबादी हमारी है, संगठन में भी मातृशक्ति का बढ़ चढ़ करके उनकी सहभागिता रहे, इसका हमारा प्रयास रहता है। ये पहल सिर्फ संगठनात्मक भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में लोकसभा में महिला आरक्षण लागू होने के मद्देनजर पार्टी की रणनीतिक तैयारी का भी हिस्सा है। खासकर उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां पर बीजेपी महिला वोटर्स के दम पर निकाय से लेकर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराती आई है, बीजेपी की इस पहल को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनिंदा प्रभात की रिपोर्ट। कानपुर में कलेक्ट्रेट में फरियादियों के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है। प्रदेश और देश में किसी डीएम के कार्यालय में ऐसा शायद पहली बार हुआ है। फरियादियों के लिए चाय और ठंडे पानी का भी इंतजाम है। आपको बता दें, अभी हर दिन 250 से 300 तक पीड़ित अपनी शिकायतें लेकर डीएम से मिलने आ रहे हैं। जन सुनवाई में पारदर्शिता लाने, वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए डीएम ने पहल की। 2 घंटे, परंतु कानपुर महानगर जो काफी बड़ा है, जब मैंने देखा कि काफी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और जिन लोगों की समस्याओं का निराकरण हो गया, उनके कहे सुने से और अधिक लोग बढ़ गए, 200-250 लोग आने लगे। तो उसके क्रम में फिर एक टोकन की व्यवस्था की गई ताकि लोग आसानी से, तसल्ली से बैठ सकें और टोकन प्राप्त करके वो आसानी से इंतजार कर सकते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहता है। और क्रम से ही हम सभी को सुनते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। जिस क्रम संख्या पे वो आए हैं प्रातः, उसी क्रम संख्या पे उनकी सुनवाई कर दी जाए। फरियादियों को मिलेगा टोकन। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये ठीक हाथ में जो टोकन है, ये स्लिप्स हैं। इन स्लिप्स पे नंबर और डेट मेंशन है और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये फरियादियों के हाथों में टोकन है। और यहाँ ये सिस्टम रखा गया है कि जो भी फरियादी आएगा उसको पहले टोकन दिया जाएगा और उस टोकन के आधार पर उसकी एंट्री होगी। अगर एंट्री की बात की जाए तो 10 से 12 लोगों के एक साथ, और इन सब के बीच कैफेटेरिया और बनाया गया। आप देखिए, जो फरियादी यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए यहाँ चाय और पानी का इंतजाम भी किया गया। देखिए, जो भी फरियादी यहाँ आ रहे हैं उनके लिए कैफेटेरिया में चाय, क्योंकि कानपुर के ग्रामीण अंचलों से भी लोग दूर दूर से पहुंचते हैं और अपनी फरियादों को लेकर ऐसे में लोग परेशान हैं, उसका विशेष ध्यान रखा गया। अगर कक्ष की बात की जाए तो एक एक करके यहाँ अनाउंसमेंट की जाती है और अनाउंसमेंट के आधार पर यहाँ लोगों को फरियाद मिलती है। आप देख सकते हैं कानपुर का जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी जहाँ एक को टोकन दे रहे हैं, वहीं लोगों की फरियाद भी सुन रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली शराब की सभी दुकानों को पर्दों से ढका जाएगा। कांवड़ मेले की शुरुआत से पहले डीएम ने आबकारी विभाग को उसके लिए निर्देश जारी किए हैं और उसके बाद विभाग शराब के ठेकों और उनके आसपास लगे साइन बोर्ड्स को ढकने की तैयारी में लग गया है। हरिद्वार जिले में दर्जनों ऐसी दुकानें हैं जो कांवड़ रूट पर पड़ती हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हों, किसी तरह के टकराव की स्थिति न बने, इसके लिए एहतियात के तौर पर आबकारी विभाग कांवड़ यात्रा अवधि में शराब की दुकानों को पर्दों से छुपाकर चलाएगा। जो शुरुआत होगी, जितनी दुकानें इस कांवड़ क्षेत्रों में आएंगे उन सब दुकानों में पर्दा लगाया जाएगा। साइन बोर्ड भी वो भी ढके जाएंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुगामी जितने भी शराब के लाइसेंस सबको बता दिया गया है, जब से कांवड़ किसी के साथ भी कोई बदतमीजी ना हो, किसी कोई अद्भुतता ना हो और सारी दुकानों को शांतिपूर्ण से चलाने का काम करें और जिन दुकानों में जो समस्या होंगी समस्या को जो किया जाएगा।